नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। ब्रजभूषण शरण सिंह की भारतीय कुश्ती संघ से औपचारिक विदाई जुलाई के पहले सप्ताह में हो जाएगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस 15 जून तक उन पर लगाए गए महिला पहलवानों के आरोपों को लेकर चार्जशीट दायर कर सकती है। लेकिन ये पूरा विवाद केवल कुश्ती और कानून तक ही सीमित नहीं रहा है। जिस तरह विपक्षी दलों और खाप पंचायतों ने इसे तूल दिया, इसके बाद इसके राजनीतिक प्रभाव का आकलन भी किया जा रहा है। बीजेपी नेतृत्व को बताया गया है कि इस साल के अंत में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों के पीछे जाट बिरादरी की गोलबंदी का क्या नफा नुकसान होगा, इस पर भी चर्चा की जा रही है। उधर हरियाणा गठबंधन में जेजेपी और बीजेपी के बीच खटपट भी बढ़ रही है। एक मुद्दा महिलाओं के सम्मान का भी है। यही कारण है कि बीजेपी की कुछ महिला सांसद भी खुलकर इन महिला पहलवानों के समर्थन में आ गई हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में जाट वोट खासी अहमियत रखते हैं। इन राज्यों में करीब 130 विधानसभा सीटों और 40 लोकसभा सीटों पर जाट वोटों का असर है। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में करीब 1/4 आबादी जाटों की है। वहीं राजस्थान की बात करें तो करीब 15% जाट आबादी है। उत्तर प्रदेश में करीब 2.5% है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से दबदबा है। इन 3 राज्यों में बीजेपी को जाट समुदाय का समर्थन खुलकर मिलता रहा है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 4 बड़े चुनावों में बीजेपी ने बड़ी संख्या में जाट वोट जीतने में कामयाबी हासिल की। यहां तक कि किसान आंदोलन के बावजूद बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना प्रदर्शन दोहराने में कामयाब रही है। अगर विधानसभा की बात करें तो यूपी में 60 सीटें ऐसी हैं जहां जाटों की आबादी 15% से अधिक मानी जाती है। इनमें करीब 48% मतों के साथ बीजेपी ने 44 सीटें जीती थी, यानी 60 में से 44 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि सपा रालोद गठबंधन को केवल 13 सीटें ही मिल पाई थी। अगर राजस्थान की बात करें तो यहां भी बीजेपी को जाट समुदाय का वोट मिला है। हालांकि पलड़ा कांग्रेस का भारी रहा। राज्य में 75 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट 15% से अधिक है। इनमें 35.5% वोटों के साथ बीजेपी ने 20 सीटें जीती थी, जबकि करीब 37% वोटों के साथ कांग्रेस को 41 सीटों पर जीत मिली थी। अगर जाट विधायकों की बात करें तो इसमें भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। 2018 में राजस्थान में कुल 34 जाट विधायक जीते थे। इनमें से 18 जाट विधायक कांग्रेस के थे। वहीं बीजेपी के 10 जाट विधायक जीते राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में। इसी तरह हरियाणा में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार गैर जाट मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में सरकार तो बनाई, लेकिन उसे इस बार जाट नेता दुष्यंत चौटाला का समर्थन हरियाणा में लेना पड़ा। यहां पर बीजेपी के 40 में से 5 विधायक जाट हैं, जबकि 90 में से कुल मिला के 25 विधायक जाट हैं। वहीं कांग्रेस के 31 में से 9 विधायक हैं और जेजेपी के 10 में से 5 विधायक जाट हैं। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां भी जाट समुदाय की ताकत खासे मायने रखती है। करीब 40 लोकसभा सीटों पर जाटों का असर है। यूपी की 14 सीटों की अगर बात करें तो इस तरह की 14 में से 12 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि हरियाणा की 10 सीटें बीजेपी के पास हैं। राजस्थान में 15 में से 14 बीजेपी के पास और एक उसकी पूर्व सहयोगी आरएलपी के पास है। तो यह कुल मिलाकर के जाट समीकरण है और बीजेपी ने जाट समुदाय को साधने में काफी पसीना भी बहाया है। यही कारण है कि खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उसकी पैठ बढ़ी है। आप देखिए किस तरह से जाटों को नुमाइंदगी देने की कोशिश बीजेपी ने की है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह। अगर हरियाणा की बात करें तो वहां पर भी ओम प्रकाश धनखड़ जो कि जाट नेता है वो अध्यक्ष हैं। राजस्थान में कुछ समय पहले तक सतीश पुनिया के हाथों में कमान थी, अब उन्हें हटाया तो उन्हें विपक्ष का उपनेता बना दिया गया। जगदीप धनखड़ वो उपराष्ट्रपति हैं। और इसी तरह से केंद्र की अगर बात करें तो संजीव बालियान और कैलाश चौधरी 2 मंत्री हैं जाटों के समुदाय से केंद्र में। तो बीजेपी के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान विधानसभा का चुनाव है। जैसा कि हमने बताया कि राजस्थान में जाट समुदाय के वोट करीब 75 सीटों पर अहमियत रखते हैं। राजस्थान की बात करें तो यहां पर शेखावती का जो क्षेत्र है वहां पर खास तौर से जाट वोट अहम है। 25 से 35% तक यहां पर जाट मतदाता हैं। अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो हनुमानगढ़, गंगानगर, धौलपुर, बीकानेर, चूरू, इसके साथ साथ झुंझुनू, नागौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बाड़मेर, ये सारे प्रभावित जो जाट प्रभाव के क्षेत्र वो हैं। टोंक, सीकर, जोधपुर और भरतपुर में भी इनकी अहम भूमिका है। तो बीजेपी के लिए राजस्थान में जाट वोटों को साधना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी।
इसके लिए खासतौर से कुछ फैक्टर्स हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर अभी तक असमंजस बना हुआ है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जो पिछली बार साथ थे, वह बीजेपी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। वो पिछली बार बीजेपी के साथ थे, तो उनके जाने से भी क्या फर्क पड़ेगा, ये भी एक देखने की बात होगी। दरअसल बीजेपी के जाट नेताओं को भी पहलवानों के आंदोलन और उससे हो रही नाराजगी का अंदाजा है। यही कारण है कि वो बीच बचाव करने में लगे हैं। सूत्र बताते हैं कि संजीव बालियान ने भी आंदोलनकारी पहलवानों और सरकार के बीच मध्यस्थता का प्रयास किया था। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने भी जो हरियाणा के जमीनी हालात हैं उससे पार्टी के नेतृत्व को अवगत कराया है। बीजेपी भी चाहती है कि पहलवानों का मसला अब लंबा न खींचे और जल्द से जल्द इसको हल निकालना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, खासतौर से आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जगदीप संधू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है संधू साहब एनडीटीवी इंडिया पर। ये सारी बातें जो हमने की हैं अपने प्रोग्राम में, जो जाट फैक्टर उसका क्या महत्व है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में, आपके हिसाब से जो आंदोलन चल रहा है इसका जमीन पर क्या असर है और क्या इससे बीजेपी को नफा नुकसान इसका आकलन करना चाहिए? जी, पहली बात यह है कि जहां तक जाट समुदाय का सवाल है और दुर्भाग्यवश ये बच्चियां, ये खिलाड़ी पहलवान ये जाट समुदाय से आते हैं और इस आंदोलन के दौरान इसको एक तरह से जातिगत विभाजन करने की कोशिश की गई है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा माना जाता है, पारंपरिक रूप से हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में जाट समुदाय में बेटियों को सांझी माना जाता है, तो इसका निश्चित रूप से प्रभाव सारे समुदाय पे अवश्य रहेगा। और 28 तारीख को जब ये घटनाक्रम हुआ था तो हमें ऐसा बताया गया, और सत्यपाल मलिक का भी बयान है पूर्व राज्यपाल का, कि उनके सूत्रों ने बताया था या उनके लोगों ने उनको बताया था कि राजस्थान के एक बहुत बड़े भाग में उस दिन रात में चूल्हे नहीं जले, लोग इतने उस चीज को लेके परेशान रहे या उनके लिए ये एक ऐसी घटना रही। रही बात हरियाणा की या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, कल और परसों और एक दिन पहले तक मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी रहा और काफी लोगों से मैंने बात की, जिनमें खाप चौधरी भी हैं, जिनमें किसान नेता भी हैं, जिनमें समुदाय के बुद्धिजीवी भी हैं। तो मुझे ये लगा कि इस बात का, इस मुद्दे का असर जाट समुदाय में निश्चित रूप से गहरा है और ये प्रभाव पड़ेगा। और रही बात ये कि भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो किसी भी एक जाति जो भी अग्रणी है उसको अपने राजनीतिक परिदृश्य में इग्नोर नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए। और एक समय था कि जाट राजनीति में एक अच्छा खासा प्रभुत्व और अच्छा खासा हिस्सेदारी इस समुदाय की रही है। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के बाद या कांग्रेस के समय में भी पीछे काफी समय से दिख रहे हैं कि इनकी भागीदारी है वो दिन प्रतिदिन कम हुई। और जो हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सामाजिक रूप से जाट और गैर जाट का विभाजन रहा, और अब बल्कि इस मुद्दे के बाद ऐसा लगने लगा है कि वो एक जो सामुदायिक भावना थी, क्योंकि बेटी जो है गांव की मानी जाती है और सांझी मानी जाती है, तो वो एक जो विभाजन था वो भी खैर कम हुआ। लेकिन संधू साहब, यही बात जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी कही गई थी कि इस किसान आंदोलन का जो है वो नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हालांकि कृषि कानून वापस ले लिए गए थे चुनाव से पहले, और लेकिन चुनाव जब हुए तो हमने देखा कि पूरा समर्थन बीजेपी का वैसे ही रहा जैसे कि पहले के चुनाव में था। जी, ऐसा देखने में आया था। लेकिन अब की बार क्योंकि 10 साल हो गए हैं वर्तमान सरकार को और हरियाणा में भी सरकार को दूसरा टर्म है, तो बहुत और भी मुद्दे हैं और उनके साथ ये मुद्दा जुड़ना वो उन मुद्दों को और भी सशक्त करेगा। अभी मैंने कई लोगों से बात की, जो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, अब वो उनमें से बहुत से लोग इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा एक अस्मिता का मुद्दा है, जहां तक कृषि कानून की बात थी या कृषि आंदोलन की बात थी, वो एक इस प्रकार का मुद्दा था जो रोजगार से संबंधित था, जो उनके पेशे से संबंधित था। लेकिन ये मुद्दा तो एक महिला अस्मिता का मुद्दा है। और आप देखिए कि महिला अस्मिता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है कहीं भी, किसी भी समुदाय में, किसी भी समाज में। तो इसका प्रभाव मुझे लगता है कि बहुत गहरा होगा और इसके लिए निश्चित रूप से
बहुत सी चीजें लोगों के मन में चल रही हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से जो संबंध हैं, जो बात होती है, तो उसमें बहुत से बड़े नेता भी इस मुद्दे को क्या शायद यही कारण है संधू साहब, मेरे पास समय की कमी की, क्या यही कारण है कि हरियाणा बीजेपी के जो नेता हैं वो खुलकर के एक तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं? असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हैं तो इसी धरती के और जाना उनको इसी समाज में है, और स्थितियां उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके विधानसभा लोकसभा क्षेत्र यही है। इन्हीं लोगों की वोटों के साथ उनको जीतना या हारना है, तो इसलिए वो बहुत असहाय हैं। और अगर पार्टी लाइन के बाहर जाते हैं तो वो सामाजिक रूप से एक तरह से अपने आप को अलग थलग पा रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका संधू साहब इस तमाम जानकारी के लिए। जी शुक्रिया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान का आज शंखनाद कर दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज जबलपुर में रैली कर 5 बड़ी गारंटियां दी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूछा कि 2018 में राहुल गांधी ने जो वादे किए थे, क्या वो कांग्रेस की सरकार आने पर 1.25 साल में पूरे क्यों नहीं हुए? हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की माफ होगी, मतलब आधी। वो वहां पर क्या कहते थे 2018 में आके वहां पे गारंटी देकर गए थे कि किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस की सरकार भी मध्य प्रदेश में आई, लेकिन ना बेरोजगारी भत्ता मिला और ना ही वहां के किसानों के कर्जे माफ हो पाए। राहुल गांधी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तो बहन प्रियंका जी को वहां पर भेज दिया। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।